गुड मॉर्निंग बेटा। आज का टॉपिक है अलजेब्रा ऑफ सेट्स। एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो चुकी है ना। तो एक्सरसाइज 1.4 का बेसिक करते हैं अलजेब्रा ऑफ सेट्स, और उसमें सबसे पहले है इडम्पोटेंट लॉ। इडम्पोटेंट लॉ क्या होता है बेटा? ए यूनियन ए अगर हम करें तो वापस क्या आ जाएगा? ए। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन ए अगर हम करें तो वापस क्या आ जाएगा? ए। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है ना। ये है इडम्पोटेंट लॉ या आइडम्पोटेंट लॉ। आइडम्पोटेंट तो भाई सिंपली क्या करना है? दो सेट को इक्वल प्रूव करना है आपने, और दो सेट को इक्वल प्रूव करना हो बेटा तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना होता है। दोनों अगर एक दूसरे के सबसेट हो गए ना तो दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो यानी कि इस सेट को इसके आपने इक्वल दिखाना है, तो क्या दिखाना है? इसको इसका सबसेट और इसका इसका सबसेट, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख देता हूँ ए इज सबसेट ऑफ ए यूनियन। अब यहाँ पर आप कोई भी सेट लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि ए हमेशा सबसेट होता है ए यूनियन एनी सेट। चाहे फाई लिख दीजिए, फाई लिख दीजिए, यूनिवर्सल लिख दीजिए, बी सी डी ई एफ जी एच ए, कुछ भी लिख दीजिए, क्योंकि भाई ए के सभी एलिमेंट इसमें तो डेफिनेटली होंगे। इसमें तो क्या है? ए और किसी और सेट के भी एलिमेंट हैं, और सेट का यूनियन है ये, तो ए के तो डेफिनेटली इसमें होंगे। तो ये लाइन आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है ना। यूनिवर्सल ट्रूथ है ये। अब उसके बाद केवल हमने प्रूव करना है कि ये बी क्या है? इसका सबसेट। वी नीड टू प्रूव ए यूनियन ए इज सबसेट ऑफ ए। तो इसको प्रूव करने के लिए किसी सेट को दूसरे सेट का अगर आपने सबसेट प्रूव करना है बेटा, मान लीजिए आपने ए को बी का सबसेट प्रूव करना है, तो भाई ए के सभी एलिमेंट आपने प्रूव करने पड़ेंगे बी सेट के। अगर ए के सभी एलिमेंट बी के हो जाएंगे देन ए जो है ना वो बी का क्या हो जाएगा? सबसेट। ए के अगर सभी एलिमेंट बी के हो गए तो अब मैं लेट करके चल पड़ता हूँ। लेट ए एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ, आर्बिट्रेरी मीन्स वेरी गुड, आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन ए, यानी कि मनमाना एलिमेंट लेकर चल पड़े। कोई एलिमेंट ऐसे पर्टिकुलर ऐसे नहीं लेकर चल सकते आप 1 2 3 4 5 ऐसे, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? फिर स्पेशल केस बन जाएगा, एक पर्टिकुलर केस हो जाएगा कि भाई उस केस के लिए तो ट्रू हो गया, बाकी के लिए नहीं होगा। तो ये एक्स है ना सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। ए यूनियन ए में जितने भी एलिमेंट है, अगर 1 है तो 1 को रिप्रेजेंट करता है, 1 5 है तो 1 5 को रिप्रेजेंट करता है, 1 7 8 है तो 1 7 8 को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि सभी को रिप्रेजेंट करता है एक्स। तो देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन ए। इसको ऐसे लिखा जा सकता है बेटा, एक्स अगर ए यूनियन ए का एलिमेंट है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अब आपने x को डिस्ट्रीब्यूट कर देना दोनों के साथ, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a। ये मैं साइड में बता देता हूँ आपको बात। देखो मान लीजिए a सेट है आपके पास 1 2 और b सेट है आपके पास 2 3, देन a यूनियन b इज द सेट विच कंटेन्स एलिमेंट 1 2 3, ठीक है ना। a इन b ये हो गया। अब मैंने ये लिखा कि 1 जो है वो A यूनियन B का एलिमेंट है। मेरे पास ये है इंफॉर्मेशन, 1 2 3 कोई भी लगा लीजिए, A यूनियन B में है। तो इसके बाद आप ये लाइन लिख सकते हो बेटा, 1 बिलोंग्स टू A और 1 बिलोंग्स टू B। इस लाइन का मीनिंग हो गया कि 1 या तो A में मिलेगा या B में मिलेगा या दोनों में मिलेगा। अब आप देख सकते हो 1 इसमें है, तो ये लाइन हो गई। ये इन्फॉर्मेशन है अपने पास, तो ये हमने लिखी है। इस इन्फॉर्मेशन का यूज़ करके हमने ये लिखा। तो 1 या तो ए में है देख लो, या फिर बी में है, तो ए में है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट लिखी मैंने। अगर मैं यहाँ पर 2 को लेकर चलूँ कि 2 बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, तो फिर भी यही इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा आपको
कि 2 या तो ए में है या बी में है, तो देख लीजिए या तो 2 ए में है या बी में है। तो ये लाइन याद कर लीजिए आप, x अगर a यूनियन b का एलिमेंट है बच्चों, ये अगर गिवन है ना, इफ दिस इज गिवन देन दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। ठीक है ना, ये फर्स्ट आपने स्टेटमेंट याद रखनी है। तो इस स्टेटमेंट के भी आप पर मैंने ये लाइन लिखी। अब क्या है कि ये क्या कहता है कि x a का एलिमेंट है या x a का एलिमेंट है, तो भाई a एलिमेंट तो सेम ही है ना, a सेट तो सेम ही है, तो इसको आप एक बार में ही लिख सकते हैं ऐसे। ये 2 बार लिखकर तो यही बात तो कहा है उसने, या तो a में है या a में है या दोनों में है, यानी कि ये लिख सकते हो आप। अब मैंने क्या किया देखो, a यूनियन a के हर किसी एलिमेंट को मैंने a का एलिमेंट प्रूव किया। देयरफॉर वी कैन राइट a यूनियन a इज सबसेट ऑफ a, क्योंकि सबसेट की यही डेफिनेशन होती है बेटा, इसके सभी एलिमेंट अगर इसमें हो जाएं तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। नाउ कंसिडर स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड, वी ऑब्टेन्ड दैट बोथ सेट्स आर इक्वल। क्योंकि अगर ये इसका सबसेट हो गया और ये इसका सबसेट हो गया, ऐसा तो तभी हो सकता है जब दोनों इक्वल हों। जैसे देखिए ये सेट है जैसे 1 2 और ये है 1 2 3, तो a सेट किसका सबसेट है, b का। क्या b a का सबसेट है, नहीं, तो देयरफॉर बोथ आर नॉट इक्वल। अगर मैं 3 को यहाँ से कट कर देता हूँ तो a किसका सबसेट b का, b किसका सबसेट a का, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो यही बात है कि अगर 2 सेट ऐसे हैं जो दोनों एक दूसरे के सबसेट हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो a यूनियन a किसके इक्वल हो गया, a के इक्वल। ठीक है ना, आइडेम्पोटेंट लॉ का फर्स्ट पार्ट प्रूव हुआ बेटा। आपने यहाँ पर एक लाइन लिखनी है, फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्जर्व दैट a यूनियन a इक्वल टू a। अब आइडेम्पोटेंट लॉ का सेकंड पार्ट है इंटरसेक्शन में। a इंटरसेक्शन a जो है वो वापस क्या आ जाएगा, a के इक्वल। a इंटरसेक्शन a इक्वल टू a, ये प्रूव करना हमने। तो भाई एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये प्रूव करना था हमने। तो प्रूफ यहाँ से शुरू कर देता हूँ मैं। देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा, a ऑलवेज सबसेट होता है a इंटरसेक्शन एनी सेट। यहाँ पर कोई भी सेट लिख सकते हो, a हर किसी का सबसेट हो जाएगा इस तरह के सेट का। तो यहाँ पर मैंने a लिख दिया। a लिखो, क्या 5 लिख सकता हूँ? अगर मैं 5 लिखूंगा ना तो ये क्या हो गया 5, और मान लो a 5 ना हो तो a इसका सबसेट कैसे हो सकता है। तो इस लाइन की बजाय ये लाइन आप लिख सकते हो, a इंटरसेक्शन a जो है वो हमेशा सबसेट होता है a का। a इंटरसेक्शन a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन c, a इंटरसेक्शन d, a इंटरसेक्शन f, a इंटरसेक्शन g। तो a और g का जो इंटरसेक्शन लूँगा मैं, उसमें किसके एलिमेंट आएंगे, a और g के दोनों के कॉमन एलिमेंट आएंगे। तो वो a का भी सबसेट बनेगा बेटा और वो g का भी सबसेट बनेगा। यहाँ पर आप g भी लिख सकते हैं, a भी लिख सकते हैं। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, a या फिर b, a लिख सकते हैं या b लिख सकते हैं, क्योंकि a इंटरसेक्शन b के एलिमेंट अगर मैं लूँ, जैसे यहाँ पर ले लेता हूँ मैं, ये जो सेट लिख रखे मैंने, तो a इंटरसेक्शन b क्या होगा यहाँ पर, ऐसा सेट जिसमें 2 एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट 2। तो ये जो सेट है बेटा, ये इसका भी सबसेट है, देखो इसका भी सबसेट है। तो ये लाइन बिल्कुल सही है। यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं, a लिख सकता हूँ या c लिख सकता हूँ, यहाँ पर a और d लिख सकता हूँ, यहाँ पर a या f लिख सकता हूँ मैं। तो ये लाइन मेरी सही है ना बिल्कुल, a इंटरसेक्शन a किसका सबसेट हो गया, a का। तो अब केवल ये प्रूव करना है कि a जो है ना वो a इंटरसेक्शन a का सबसेट है, यानी कि मैं इसको इसका सबसेट प्रूव कर चुका। अब इसको इसका सबसेट प्रूव करना है, उसके लिए मैं x को किसका एलिमेंट लेकर चलता हूँ, a का। लेट x बी एनी एलिमेंट ऑफ a, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू a। इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब भाई अगर x a का एलिमेंट है बेटा,
तो ए का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन लोगे ना तो उसका भी एलिमेंट हो जाएगा वो। जैसे कि देखो 2 किसका एलिमेंट है, ए का, तो ए के साथ मैंने बी का इंटरसेक्शन लिया तो फिर भी 2 आया ना। ए के साथ सी का इंटरसेक्शन लूँगा तो भी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, हमेशा हमेशा नहीं आएगा ना। मान लीजिए सी बी सेट ये है, बी सेट ये है, तो अब 2 जो है ना वो ए का एलिमेंट है, तो 2a इंटरसेक्शन बी का एलिमेंट हो जाएगा क्या, ऑलवेज नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसकी बजाय जो है, यानी कि इसके बाद ये लाइन तो लिखनी ऑलवेज पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन ये लाइन ऑलवेज पॉसिबल है लिखनी, ठीक है ना। क्यों पॉसिबल है मैं बता देता हूँ। देखो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ये लिखा मैंने, सॉरी, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a, यानी कि मेरे पास इंफॉर्मेशन थी ये और मैंने इसी इंफॉर्मेशन को 2 बार बोल दिया, यानी कि रिपीट कर दिया, तो कर सकता हूँ। अब इसको मैं क्लोज भी कर सकता हूँ, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a। तो जो मैंने ये स्टेटमेंट आपको याद करवाई है ना, तो एक और स्टेटमेंट याद करवा देता हूँ मैं आपको। x अगर a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है बच्चों, यानी कि ये गिवन है आपके पास, ये है गिवन, इफ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b देन x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, ये आप लिख सकते हो। यहाँ देख सकते हो, देखो 2 अगर a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है तो 2 डेफिनेटली a का भी एलिमेंट होगा और 2 डेफिनेटली b का भी एलिमेंट होगा, वरना ऐसा हो ही नहीं सकता कि 2a इंटरसेक्शन b में हो और इन दोनों में ना हो। और वाइस वर्सा भी ट्रू है, अगर ये लाइन है आपके पास उसके बाद ये लाइन लिख सकते हो आप, तो इंटर इम्प्लाइज लगाना ज़रूरी है। यहाँ पर इंटर इम्प्लाइज लगा देता हूँ मैं, यानी कि x इसका एलिमेंट है तो x दोनों में हो जाएगा, x दोनों में है तो x इसका एलिमेंट हो जाएगा, और यहाँ पर भी इंटर इम्प्लाइज लगेगा। तो इफ हटा देता हूँ मैं, 2 तरह के होते हैं ना +1 में, इफ देन और बाय कंडीशन, +1 में ही हो आप, तो 2 तरह के होते हैं ये। 14 चैप्टर में हम पढ़ेंगे मैथमेटिकल रीजनिंग में, कंडीशनल स्टेटमेंट 2 तरह के होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी पढ़ लिए होंगे आपने। इफ देन एक स्टेटमेंट होता है और इफ़ एंड ओनली इफ दूसरा स्टेटमेंट होता है। तो यहाँ पर है इफ़ एंड ओनली इफ वाला केस, अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा और ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा लिखेंगे और ऐसा है तो ऐसा लिखेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद मेरी ये लाइन बिल्कुल सही है। तो क्या प्रूव कर दिया मैंने, ए के एलिमेंट सभी इसके एलिमेंट प्रूव कर दिए, देयरफॉर ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ए। और भाई स्टेटमेंट सेकंड, हाँ वेरी गुड, ए इंटरसेक्शन ए। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और स्टेटमेंट सेकंड दोनों से क्या मिला आपको, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, ठीक है ना। तो आइडेम्पोटेंट ला था बेटा, ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है आइडेंटिटी ला, सेकंड ला है आइडेंटिटी ला। वैसे इसको हम यूनिवर्सल ला भी बोल सकते हैं, यूनियन ला। नेक्स्ट है आइडेंटिटी ला, यानी कि ये होता है बेटा आइडेंटिटी ला। मतलब किसके साथ इंटरसेक्शन लूँ कि वापस ये आ जाए, बताइए। यूनियन के साथ, ए के साथ भी ले सकते हो, ए के साथ भी इंटरसेक्शन लोगे तो ए ही आएगा, ए के साथ इंटरसेक्शन लोगे तो क्या आएगा, ए ही आएगा। बी के साथ लोगे तो ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसा सेट लिखना मैंने कि ऑलवेज ए आए, तो ऐसा सेट है यूनिवर्सल, ठीक है ना। यूनिवर्सल के साथ अगर मैं ए का इंटरसेक्शन लेता हूँ तो ऑलवेज ए आएगा। और यहाँ पर क्या लिखूँ कि ए के साथ यूनियन लूँ हमेशा ए आए,
फाई के साथ अगर यूनियन करेंगे आप तो ऑलवेज क्या आएगा, ए आएगा। इसको आइडेंटिटी ला बोलते हैं। जैसे कि होल नंबर में आइडेंटिटी को ऑन होता है एडिशन में 0, कि इसमें क्या ऐड करूं, प्री या पोस्ट की वापस क्या रह जाए, ये नंबर सेम रह जाए। तो होल नंबर में आइडेंटिटी एलिमेंट जो है ना वो कौन है, 0। ठीक है ना, 0 किसी में ऐड कर लीजिए आप, प्री या पोस्ट वापस वही आ जाएगा। ठीक, मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी कौन है, 1। 3 को 1 से करेंगे 3, 4 को 1 से करेंगे 4, 5 को 1 से करेंगे 5। तो इसलिए इसका नाम पड़ा है आइडेंटिटी ला। ठीक है ना, आइडेंटिटी ला। तो भाई फर्स्ट वाला लेकर चलते हैं। देखो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाएंगे बेटा, तब जाकर दोनों क्या होंगे, इक्वल। तो सबसे पहले तो मैं ये जो है ना, ये ए का सबसेट लिख देता हूँ। मैंने पहले भी बताया था आपको, ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर कुछ भी डाल दीजिए आप, ये हमेशा ए का सबसेट होगा ही होगा। कुछ भी डाल दीजिए। क्या फाई डाल सकता हूँ? हाँ, अगर फाई डाल देंगे तो गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, है ना। तो ये आप लिख ही नहीं सकते यहाँ पर। क्या ये लिखा जा सकता है, ए इज सबसेट ऑलवेज ए इंटरसेक्शन, ये लिखा जा सकता है। ए हमेशा सबसेट होता है इसका। यहाँ पर अगर मैं फाई लिख दूंगा तो कैसे सबसेट हो जाएगा ये, है ना। हाँ, तो ए इंटरसेक्शन, यहाँ पर मैंने कुछ भी लिख दिया सबसेट ए का, तो ये भी, ये स्टेटमेंट मैं लिख सकता हूँ हमेशा। देखो ये स्टेटमेंट मैं नहीं लिख सकता हमेशा, यहाँ पर कुछ भी डाल दो आप, ए बी सी डी, ये कहने लग रहा हूँ मैं। ये स्टेटमेंट ऑलवेज लिख सकता हूँ मैं। देखो यहाँ पर आप फाई लिखोगे तो दोनों का कॉमन क्या हो गया, तो फाई इसका सबसेट हो गया। यहाँ पर यूनिवर्सल लिखोगे तो दोनों का सबसेट कौन हो गया, ए, तो ए का सबसेट हो गया वो सेट जो आएगा ये बनकर। यहाँ पर अगर मैं बी लिख दूँ तो ए इंटरसेक्शन बी में, जैसे अभी मैंने एग्जांपल ले रखा था 1 2 2 3, तो 2 आ गया था उसमें कॉमन, तो 2 इसका भी तो एलिमेंट हो गया। तो ये लाइन आप लिख सकते हो, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ऊपर वाली नहीं है, ऊपर वाली हमने पहले भी नहीं लिखी थी, यही लिखी थी हमने जब आइडेम्पोटेंट ला लिया था। आइडेम्पोटेंट ला क्या लिया था इसमें, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए, ऐसा ही लिया था ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल ऑलवेज सबसेट ए। ए का इंटरसेक्शन ले लिया तो भाई ए से कम ही एलिमेंट बचेंगे, तो वो ए का सबसेट तो होगा ही। लेफ्ट साइड में जो सेट आएगा वो ए से छोटा आएगा, या ए भी आ सकता है, तो वो ए का तो सबसेट होगा ही। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। अब बस आपने इसको इसका एलिमेंट प्रूव, इसको इसका सबसेट प्रूव करना है। तो लिखो यहाँ पर लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट एलिमेंट ऑफ ए यूनियन यूनिवर्सल। एक्स को इसका एलिमेंट लेकर चल पड़े, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन यूनिवर्सल। ओ सॉरी, ए का एलिमेंट लेकर चल पड़े बेटा, ये तो पहले ही प्रूव हो चुका। तो इसको इसका सबसेट दिखाना, तो x को a का एलिमेंट लेकर चलेंगे हम। तो x अगर a का एलिमेंट है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ऐसे, ठीक है ना। अब x a का एलिमेंट है भाई बच्चों, हमने प्रूव क्या करना है कि x इसका भी एलिमेंट है। तो देखो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर x अगर a का एलिमेंट है बेटा, देन x डेफिनेटली बिलोंग्स टू यूनियन, ठीक है ना। x अगर a में है तो x डेफिनेटली किस में भी होगा, यूनिवर्सल में नहीं होगा, 100% होगा, क्योंकि a सारा यूनिवर्सल में है। मान लीजिए यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5, a सेट है 1 2, b सेट है 3 4 और c सेट और ले लीजिए, मतलब कम से कम 2 सेट लेने ज़रूरी है जब नाम यूनिवर्सल पड़ेगा। अब देखो जो a में है क्या वो यूनिवर्सल में नहीं है क्या,
ए का हर कोई एलिमेंट यूनिवर्सल में होगा, क्योंकि ए पूरा का पूरा यूनिवर्सल में पड़ा हुआ है, ए के सारे एलिमेंट यूनिवर्सल में है। तो मैं ये लाइन लिख सकता हूँ कि एक्स ए का भी एलिमेंट है, एक्स यूनिवर्सल का भी एलिमेंट है। अब इसको क्लोज भी कर सकता हूँ, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। तो एक्स को मैं इसका एलिमेंट लेकर चला था, इसका एलिमेंट प्रूव कर दिया। तो मैंने क्या प्रूव कर दिया, ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल। अब एक स्टेटमेंट ये होगी और एक स्टेटमेंट ये होगी, ये क्या शो करने लग रही है कि दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो दोनों क्या हो गए, इक्वल। दो सेट अगर एक दूसरे के सबसेट हो जाएं तो दोनों को क्या होना पड़ेगा, इक्वल। ठीक है ना। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट पार्ट ये है ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। तो अब ये बताओ मेरे को, ये लाइन लिख सकता हूं क्या मैं, या फिर ये लाइन लिख सकता हूं मैं। फाई की जगह यहां पर हर कोई एलिमेंट आ जाएगा, फाई की जगह हर कोई लिख सकते हो आप, तब ये लाइन लिखूंगा मैं। वैसे नहीं कि केवल फाई के केस में है तो ये लाइन लिख सकता हूं मैं, कुछ भी हो ना तो। और ये हमेशा ट्रू रहे, फाई बदलता रहे और ये ट्रू रहे, तो ये लाइन यूनिवर्सल ट्रूथ बनेगी। ठीक ऐसे फाई बदलता रहे और ये स्टेटमेंट ऐसी बनी रहे, तब ये यूनिवर्सल ट्रूथ बनेगी, और ये है नहीं। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बी लिख दूँ और बी जो है ना वो डिफरेंट हो ए से, जैसे अभी एग्जाम्पल ये ले रखे मैंने, ए यूनियन बी, देखो आप ए यूनियन बी क्या ए का सबसेट हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, ये है। ये तो हमने आइडेम्पोटेंट लॉ में भी किया था। ए हमेशा सबसेट होता है ए यूनियन एनी सेट का, कोई भी सेट लिख लीजिए आप, उसका ये डेफिनेटली क्या होगा, सबसेट। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, लिख दीजिए ऐसा। अब इसको इसका सबसेट बनाना है, तो मैं क्या लेकर चल पड़ा, एक्स को ए यूनियन फाई का एलिमेंट लेकर चल पड़ा। ठीक है ना। Therefore it can be written as x belongs to a union phi। अब इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, x belongs to a और x belongs to phi। अब यहाँ पर जो और होता है बेटा वो दो टाइप का होता है, एक इंक्लूसिव एक एक्सक्लूसिव। इंक्लूसिव वो होता है जिसमें दोनों कंपलसरी हुई हैं कि x a का भी एलिमेंट है और x phi का भी एलिमेंट है, और इंक्लूसिव जिसमें कम से कम एक ज़रूरी हो। और पूरी स्टेटमेंट ट्रू जब होती है जब कम से कम एक सही हो। तो भाई फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं होता, तो एक्स उसका एलिमेंट कैसे होगा, फाई तो क्या हो, एम्प्टी सेट होता है ना, तो उसमें एलिमेंट एक्स कैसे मिलेगा आपको। तो फाइनली एक्स किसका एलिमेंट है, ए का। तो मैं एक्स को इसका एलिमेंट लेकर चला और इसका एलिमेंट मैंने प्रूव कर दिया, तो ए यूनियन फाई किसका सबसेट हो जाएगा बच्चों, ए का। ठीक है ना। और ये स्टेटमेंट अगर मैं कंसिडर करता हूँ और साथ में ये स्टेटमेंट अगर मैं कंसिडर करता हूँ, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल। देयरफॉर ए यूनियन फाई इक्वल टू ए। ठीक है ना। ये था भाई कौन सा लॉ, आइडेंटिटी लॉ। नेक्स्ट है बेटा थ्योरम आइडेंटिटी लॉज फॉर एनी सेट्स ए यूनियन फाई इक्वल टू ए, ये हो चुका। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों के अंदर कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव होता है बच्चों, हिंदी में बोलते हैं साचरीय नियम। कम्यूटेटिव लॉ साचरीय नियम, जैसे कि एडिशन में नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं, जैसे कि 3 + 4 किसके इक्वल होता है, 4 + 3 के इक्वल। एडिशन में जो हैं वो नेचुरल नंबर कम्यूटेटिव होते हैं, 3 + 4 + 3 के इक्वल होता है। और भी बहुत सारे हैं, जैसे 5 + 7, 7 + 5। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में भी नेचुरल नंबर क्या होते हैं, कम्यूटेटिव। 5 × 7, 7 × 5 क्या होते हैं, कम्यूटेटिव, यानी कि नेचुरल नंबर मल्टीप्लिकेशन में क्या होते हैं, कम्यूटेटिव। ठीक ऐसे ही सेट कम्यूटेटिव होते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर। यूनियन और इंटरसेक्शन के अंदर ए यूनियन बी, बी यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन ए।
ठीक है ना, ये प्रूव करना हमने। तो भाई प्रूफ में मैं लेट करके चल पड़ता हूँ। लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। एक्स इसका आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, देयरफॉर एक्स कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। एक्स को ऐसे लिखा जा सकता है। अब ये लाइन मैंने आपको बता ही रखी है कि x अगर ए यूनियन बी का एलिमेंट है या तो x ए का होगा या फिर b का होगा। तो इसके बाद आप लिख सकते हो आइदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b, या तो x ए का एलिमेंट है या x b का एलिमेंट है। ठीक है ना। अब देखो ये स्टेटमेंट आपको क्या बोलने लग रही है बताओ, x या तो a का है या b का है। अगर मैं इसको ऐसे बोल देता हूँ कि x b का है या फिर a का है, बोथ आर सेम स्टेटमेंट। x a का एलिमेंट है या x b का एलिमेंट है, x b का एलिमेंट या a का एलिमेंट, बोथ आर सेम स्टेटमेंट। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ x बिलोंग्स टू b यूनियन a। तो मैं x को a यूनियन b का एलिमेंट लेकर चल पड़ा, b यूनियन a का प्रूव कर दिया, देयरफॉर a यूनियन b इज सबसेट ऑफ b यूनियन a। ठीक है ना। सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली B यूनियन A is subset of A union B, and observing both statement first and second we obtained that both are equal, A union B is equal to B union A। यानी कि सिंपल बात है बेटा कि नहीं, दो सेट को अगर आपने इक्वल दिखाना, दो ही सेट है ये, एक सेट ये है क्योंकि A और B का यूनियन होकर एक ही सेट बनेगा, और एक सेट ये है B और A का यूनियन होकर एक ही सेट बनेगा। तो किन्हीं दो सेट को इक्वल दिखाना है तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दो, अपने आप इक्वल हो जाएंगी। और सबसेट दिखाने के लिए पहले सेट के एलिमेंट दूसरे सेट में प्रूव कर दो, सबसेट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इंटरसेक्शन वाली। तो अब की बार यहाँ पर इंटरसेक्शन आ गया तो और की जगह लग जाएगा एंड, क्योंकि x अगर ए इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है तो x या तो a का एलिमेंट है या b का एलिमेंट है, यहाँ पर लग जाएगा एंड। अब इस स्टेटमेंट को मैं इंटरचेंज करके लिख सकता हूँ, ये जो सेकंड कंपोनेंट है वो फर्स्ट कंपोनेंट बना देता हूँ, फर्स्ट कंपोनेंट को सेकंड कंपोनेंट, क्योंकि बात तो सेम ही है। अब इसको मैं क्लोज कर देता हूँ तो ऐसा हो गया। अब x के इसके सभी एलिमेंट मैंने इसके प्रूव कर दिए, तो ये इसका क्या हो जाएगा बच्चों, सबसेट, और ये इसका सबसेट हो गया और वो उसका सबसेट हो गया, तो दोनों क्या हो गए आपस में इक्वल। ये सिमिलरली लिख सकते हो आप। अगर आप लिखना चाहें तो सारे स्टेप दोबारा से लिख लीजिए, ये आ जाएगा। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो दोनों सेट क्या हो गए, इक्वल। ये था आइडेंटिटी लॉ। ठीक है ना, आइडेम्पोटेंट लॉ हो चुका और आइडेंटिटी लॉ हो चुका, कम्यूटेटिव लॉ था, सॉरी ये था कम्यूटेटिव लॉ, और आइडेंटिटी और आइडेम्पोटेंट पहले हो चुके। अब डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ते हैं, जो काफ़ी यूज़ करते हैं हम 12th में भी, +1 में भी, प्रोबेबिलिटी वगैरह में भी यूज़ करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ को, और नंबर थ्योरी में भी यूज़ करेंगे। जो इसकी लास्ट एक्सरसाइज है एप्लीकेशन एक्सरसाइज, उसमें भी यूज़ करेंगे डी मॉर्गन्स लॉ। डी मॉर्गन्स लॉ के भी दो पार्ट हैं बच्चों। एक है ये कि ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, और ए इंटरसेक्शन बी का जो कॉम्प्लीमेंट होता है वो होता है ए डैश यूनियन बी डैश। तो इसको प्रूव करना हमने देखिए। उससे पहले एक बात और मैं बता देता हूँ आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में, जैसे कि यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 4 5 6, और ए सेट है आपके पास 1 2 3, बी सेट है आपके पास 4 5, कुछ भी लगा लीजिए,
ये अब यूनिवर्सल सेट बन गया, क्योंकि यूनिवर्सल सेट जब बनेगा जब उसके सेट सबसेट 2 या 2 से ज़्यादा हों। तो भाई बच्चों ए का कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालूँ यहाँ पर ए का कॉम्प्लीमेंट, तो यूनिवर्सल में से 1 2 3 को छोड़कर बचे हुए जो एलिमेंट है सारे वो ए का कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो अब मैं ये लाइन लिख सकता हूँ कि 1 अगर ए में है तो 1 जो है ना इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, ठीक है ना। और जैसे कि 5 इसके कॉम्प्लीमेंट में नहीं है तो 5 डेफिनेटली उस सेट में हो जाएगा। यानी कि 5 अगर कॉम्प्लीमेंट में है तो 5 जो है ना वो ए में नहीं होगा। यानी कि एक स्टेटमेंट ऊपर वाली थी, दूसरी स्टेटमेंट ये थी और तीसरी स्टेटमेंट है ये। x अगर ए का एलिमेंट है देन x डजंट बिलोंग्स टू ए डैश, और इंटर इम्प्लाइज लगाना पड़ेगा क्योंकि ये है तो ये हो जाएगा और ये है तो ये हो जाएगा। x अगर ए डैश में है तो x डजंट बिलोंग्स टू ए। तो ये दोनों सेम स्टेटमेंट है, पजल होने की ज़रूरत नहीं, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। बस आपने याद रखना है कि x अगर ए में है तो ए में डैश में नहीं है, और ए डैश में है तो ए में नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद फिर एक लाइन और याद करनी है आपने, जैसे ए सेट ये ले लिया मैंने, बी सेट ये ले लिया, तो ए इंटरसेक्शन बी आ गया 3 और ए यूनियन बी आ गया 1 2 3 5, ये आ गया ए यूनियन बी। तो अगर मैं ये लिखूं कि 3 जो है तो ए इंटरसेक्शन बी डैश और मैं निकाल देता हूँ, ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो 3 को छोड़कर बचे हुए एलिमेंट इसके डैश में आ जाएंगे, यानी कि 1 2 4 5 6, ये इंटरसेक्शन बी का डैश हो गया। ए यूनियन बी का अगर मैं डैश निकालता हूँ, ए इन बी का डैश, तो ये हो गया 1 2 3 5 को छोड़कर 4 और 6। स्टेटमेंट बनती है बेटा, आप देखिए x डजेंट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी है अगर, तो इसके बाद आप लिख सकते हैं x डजेंट बिलोंग्स टू ए एंड x डजेंट बिलोंग्स टू बी। और अगर यहाँ पर लिखा हुआ है कि x डजेंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो आप लिख सकते हो x डजेंट बिलोंग्स टू ए और x डजेंट बिलोंग्स टू बी। ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पर देखें जैसे ए और बी सेट है अपने पास, ये ए इंटरसेक्शन बी और ये ए इन बी। तो मैं यहाँ पर लिखूँ अगर मैं 4 डजेंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, देखो 4 इसमें नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी है ये, और मैंने लिखा कि 4 इसका एलिमेंट नहीं है। तो वही 4 या तो ए में नहीं था या फिर बी में नहीं था, 4 और आएगा। और 4 अगर ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो 4 या तो ए में नहीं था या 4 बी में नहीं था। अगर दोनों में से किसी एक में होता तो फिर इसमें हो जाता, है ना, सीधी सी बात है। 4 अगर ए में होता तो भी ए इंटरसेक्शन बी में, 4 या तो इसमें होता या इसमें होता या दोनों में होता तो ए इंटरसेक्शन बी में हो जाता हो। मैंने लिखा है कि 4 डजेंट बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, तो इसके बाद लिखना पड़ेगा कि 4 या तो ए में नहीं है या बी में नहीं है। इसके बाद मैं लिख सकता हूँ 4 ए डैश में है और 4 बी डैश में है ना। तो इसको मैं अगर बंद करूँ तो 4 जो है वो ए डैश यूनियन बी डैश में है, ए डैश बी यूनियन बी डैश, और ए डैश यूनियन बी डैश देखो किसके इक्वल है, ये है ए इंटरसेक्शन बी के डैश के इक्वल, जो हमने प्रूव करना अभी, ए इंटरसेक्शन बी के डैश के में। तो 4 जो है बेटा, 4 जो है वो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, 4 किस में है, ए इंटरसेक्शन बी के डैश में है ना। तो ये बात प्रूव होगी ना यहाँ से। तो सिंपली आपने ये याद रखनी है, देखो 4 अगर ए इन बी में नहीं है तो 4 या तो ए में नहीं होगा एंड बी में नहीं होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी में है तो या तो ए में नहीं होगा या फिर बी में नहीं होगा। बस पजल होने की बात है नहीं,
वैसे थोड़ी देर पहले आपने याद किया था कि यूनियन आ जाए तो क्या लगाओगे आप, और। यूनियन आ जाए तो आप लगाते थे और, इंटरसेक्शन आ जाए तो आप लगाते थे एंड। लेकिन जब डज नॉट का केस हो ना तो ये इंटरचेंज हो जाएगा। यूनियन हो तो क्या बन जाएगा, एंड, और इंटरसेक्शन हो तो क्या बन जाएगा, और। ठीक है ना, डज नॉट के केस में इंटरचेंज हो जाएगा, डज नॉट का अगर केस हो गया तो। बस ये याद रखना अपने, डज नॉट का केस। तो शुरू कर देते हैं। देखो प्रॉपर्टी, ये लाइन और याद कर लेना आप, बस इससे ज़्यादा लाइन और याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा। 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है ना। और एक लाइन और बता देता हूँ, फिर मैं नहीं कहूँगा कि ये याद करो। ये और बता देता हूँ, x बिलोंग्स टू a माइनस बी है, दिस इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a एंड x डजेंट बिलोंग्स टू b। ये तो कॉमन सेंस की बात है ना, हमने a माइनस बी पहले निकाल रखा है। x अगर a माइनस बी में है तो वो केवल a में होता है, b का तो एलिमेंट ही नहीं होता। बस इसके भी आप सारे ये थ्योरम कर सकते हो पूरी। अब स्टार्ट करते हैं डी मॉर्गन्स लॉ। तो भाई इन दोनों सेट को इक्वल दिखाना है, तो इसको मैं इसका सबसेट दिखाऊंगा, इसको इसका सबसेट। फर्स्ट में इसको इसका सबसेट दिखाऊंगा तो x को इसका एलिमेंट लेकर चलता हूँ। लेट x बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ a यूनियन b डैश। ये प्रूव करना है बेटा मेरे को, ऊपर लिख देता हूँ मैं, राइट में तो मैंने दोनों ही लिख रखे हैं। तो पहले मैं ये प्रूव कर देता हूँ। देखो x जो है वो a यूनियन b के कॉम्प्लीमेंट का क्या है, एलिमेंट। तो भाई इट कैन बी रिटन एज x बिलोंग्स टू a यूनियन b डैश, मतलब कोई किसी का एलिमेंट है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। अब अपना टारगेट क्या है, देखो जिस भी थ्योरम को आपने ध्यान से देखा है मैंने एक ही काम किया उसमें, वरना इतनी सारी थ्योरम रटी जा ही नहीं सकती बेटा। मैंने केवल एक काम किया है, मैं क्या है कि एक बार तो इस पूरे के साथ लिखता हूँ x को, और फिर अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ सब के साथ, और फिर वापस बंद कर देता हूँ। ये काम रहता है मेरा पूरी थ्योरम में, सभी में। एक बार तो पूरी लेफ्ट साइड के साथ लिखूंगा x बिलोंग्स टू दिस, और फिर अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके फिर वापस बंद कर दूंगा, और बंद करते इसमें मैं ये बनाऊंगा जो राइट में है, देख देख कर। ठीक है ना। हाँ, तो अब जो है x को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो लॉक लगा हुआ है ना, ये लॉक हटाना पड़ेगा पहले यहाँ से, वरना x अंदर नहीं जाएगा। तो ये लॉक कब हटेगा, जब यहाँ पर डज नॉट हो जाएगा, क्योंकि कोई अगर इसके कॉम्प्लीमेंट का एलिमेंट है तो वो इसमें होगा ही नहीं, क्योंकि कोई सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब ये लॉक हट गया, अब इसको अंदर ले जाऊंगा। इसको अंदर ले जाते समय आपने याद रखना है, यूनियन में और लगाते थे हम, इंटरसेक्शन में एंड लगाते थे, लेकिन यहाँ पर जो है ना डज नॉट साइन है, तो यूनियन में क्या लगेगा, एंड, और इंटरसेक्शन होगा तो और। तो यहाँ पर x डजेंट बिलोंग्स टू a हो जाएगा, एंड x डजेंट बिलोंग्स टू b हो जाएगा। अब अपना मेन टारगेट तो राइट साइड को भी देखना है, तो डज नोट में कभी बंद नहीं करेंगे हम इसको, डज नोट में कभी बंद नहीं करेंगे, बिलोंग्स में बंद करेंगे। तो अब मैं यहाँ पर बिलोंग्स लगाऊंगा तो a डैश लगा दूंगा, यहाँ पर मैं लगा दूंगा b डैश। अब इसको मैं क्लोज कर दूंगा। तो मैंने बताया था एंड के केस में अगर आपने क्लोज करना है तो इंटरसेक्शन लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है ना बिलोंग्स का साइन लगा हुआ है। तो x को मैं इसका एलिमेंट लेकर चल पड़ा, इसका एलिमेंट प्रूव कर दिया, तो ये इसका क्या हो जाएगा बेटा, सबसेट। a यूनियन b डैश जो है ना वो सबसेट हो गया a डैश इंटरसेक्शन b डैश का। तो सिमिलरली आप लिख सकते हो, सिमिलरली a डैश इंटरसेक्शन b डैश इज सबसेट ऑफ a यूनियन b का होल डैश। और स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड को अगर मैं ऑब्जर्व करता हूँ तो दोनों को मैंने एक दूसरे के सबसेट बना दिए। वो तभी हो सकता है जब वो दोनों आपस में इक्वल हों। तो डी मॉर्गन्स लॉ का फर्स्ट पार्ट पूरा हुआ भाई, बस यही काम करना है, सिंपल है बिल्कुल। सेकंड देखते हैं, सेकंड है ये, a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल हो जाएगा। तो x को मैं इसका एलिमेंट लेकर चल पड़ा, ये लिख दिया मैंने। तो x अगर इसका एलिमेंट तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ। अब इसको इंटरसेक्शन था, यहाँ पर इंटरसेक्शन का एलिमेंट लेकर चलना था, इसका एलिमेंट। तो x अगर इसका एलिमेंट तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको।
अब इसका डैश हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डज नॉट लग जाएगा। अब अंदर लेकर जाऊंगा तो ये हो जाएगा और हो जाएगा यहाँ पर और इसको बंद करूंगा तो और के केस में यूनियन आ जाता है। तो मैंने प्रूव कर दिया कि ए इंटरसेक्शन बी का डैश जो है वो ए डैश यूनियन बी डैश का सबसेट हो गया। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश सबसेट हो गया ए डैश यूनियन बी डैश का। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट दिस इज आल्सो सबसेट ऑफ दिस एंड बोथ सेट्स आर सबसेट ऑफ ईच अदर देन बोथ आर इक्वल सेट। तो बस यही थे डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है ना। दो केस हैं इसके, यानी कि पूरे के ऊपर अगर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करोगे कॉम्प्लीमेंट को, तो अलग अलग के ऊपर कॉम्प्लीमेंट लगाओगे तो यूनियन की जगह इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन की जगह क्या हो जाएगा, यूनियन। ठीक है ना। नेक्स्ट करते बेटा डिस्ट्रीब्यूटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी करते हैं अब यूनियन में और इंटरसेक्शन दोनों में। सबसे सिंपल है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो ये है यूनियन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये है, और इंटरसेक्शन में मैं बाद में लिखता हूँ, पहले ये प्रूव करते हैं। तो प्रूव करना हमने ये ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी कि दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना पहले, फिर दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो लेट एक्स बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, देयरफॉर इट कैन बी रिटन एज एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर कोई किसी का एलिमेंट है तो उसको आप ऐसे लिख सकते हैं। अब फिलहाल अपने पास दो सेट हैं जिनके बीच में यूनियन का साइन है, एक सेट ये और एक सेट ये। तो मैं एक्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ इस तरीके से, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया मैंने। फिर मेरे पास दो सेट फिर हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ मैं। मेरा हर थ्योरम में एक ही काम रहता है, बस पहले एक्स को पूरी लेफ्ट साइड के साथ लिखूँ और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दूँ और लास्ट में क्लोज कर दूँ राइट साइड को देखकर। तो राइट साइड में क्या है, पहले इन दोनों को क्लोज करूँगा मैं। तो इन दोनों को क्लोज करके लिख देता हूँ पहले मैं, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, और ये ऑलरेडी है इसमें x बिलोंग्स टू c। अब इसको क्लोज कर देता हूँ। एक सेट मेरे पास ये है, दूसरा सेट ये है, तो x बिलोंग्स टू a यूनियन b यूनियन c। तो मैंने प्रूव कर दिया a यूनियन b यूनियन c को इसका सबसेट। सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट a यूनियन b यूनियन c इज सबसेट ऑफ a यूनियन b यूनियन c। हम ऐसे प्रूव कर सकते हैं ये कि ये इसका सबसेट हो गया। ठीक है ना। अगर आपने सारे स्टेप लिखने तो सारे स्टेप हो जाएंगे। पहला स्टेप ये आ जाएगा, देखो इसको इसका सबसेट दिखाना, तो x को इसका एलिमेंट लेकर चले, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया, फिर ये आ गया। तो दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए बेटा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड, इक्वेशन नहीं है, ये दोनों है स्टेटमेंट। इक्वेशन में इक्वल का साइन होता है। तो फ्रॉम स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड वी ऑब्जर्व दैट ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव, एसोसिएट हो गया यहाँ पर यूनियन, यूनियन के ऊपर। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन पर एसोसिएट हो जाता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो इसी में करवा देता हूँ बेटा मैं। देखो हर जगह जो है ना, यूनियन को बदलकर इंटरसेक्शन लगा दो और को बदलकर एंड लगा दो। केवल आपने दो बातें करनी है, जहाँ पर यूनियन है वहाँ पर हर जगह इंटरसेक्शन लगा दो। पहले मैं यही काम करता हूँ, जहाँ पर यूनियन है वहाँ पर हर जगह इंटरसेक्शन लगा देता हूँ मैं। पहले मैं यही काम करता हूँ, जहाँ पर भी यूनियन है वहाँ पर मैं इंटरसेक्शन लगा देता हूँ। और जहाँ पर जो है ना, जहाँ पर और है वहाँ पर क्या लगा दो ना आप,
एंड, तो यहाँ पर एंड लग जाएगा, यहाँ पर एंड लग जाएगा और यहाँ पर एंड लग जाएगा, यहाँ पर एंड लग जाएगा। एक्स को मैं इसका एलिमेंट लेकर चला, दो सेट थे, एक बार इसके साथ लिखा है, बीच में इंटरसेक्शन उसके लिए एंड लगाऊंगा, एक बार इसके साथ लिखूंगा, फिर एक्स इन दो सेट के साथ है तो अलग अलग लिखेंगे तो बीच में इंटरसेक्शन की जगह एंड लगेगा। अब पहले इन दोनों को क्लोज कर दिया, इसको देखकर राइट साइड को, और फिर इसको क्लोज कर दिया, यानी कि मैंने कुल मिलाकर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का सबसेट बना दिया इसको, इसका। सिमिलरली दिस इज सबसेट ऑफ दिस, इसी तरीके से ये हो जाएगा इसका सबसेट, और दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए बेटा, तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी थी इंटरसेक्शन में, जहाँ पर यूनियन है वहाँ पर इंटरसेक्शन चेंज कर देना बस, और जहाँ पर और है वहाँ पर एंड, ठीक है ना। एक और प्रॉपर्टी कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यूनियन जो होता है वो इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ये इंटरसेक्शन है यहाँ पर, ये है इंटरसेक्शन, तो यूनियन जो है वो इंटरसेक्शन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, और बीच में आ जाएगा इंटरसेक्शन। ठीक ऐसे ही इंटरसेक्शन भी यूनियन पर क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट, ये इंटरसेक्शन यूनियन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो बीच में तो यूनियन आ जाएगा, यहाँ पर यूनियन है तो, और यहाँ पर आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी एंड ए इंटरसेक्शन सी। तो ये हमने प्रूव करनी है, दोनों प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ये। तो किन्हीं दो सेट को अगर आपने इक्वल दिखाना है तो दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखा दीजिए बस। और सबसेट दिखाने के लिए करना क्या है, लेफ़्ट साइड के सेट के सभी एलिमेंट राइट सेट के अगर आप प्रूव कर देते हैं तो लेफ़्ट साइड वाला सेट राइट का क्या हो जाता है, सबसेट। तो प्रूव करना है मेरे को ये वाला, ये फर्स्ट, जिसमें यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटरसेक्शन पर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो x को मैं इसका एलिमेंट लेकर चलता हूँ और मैं लिख सकता हूँ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब हर थ्योरम में मेरा यही काम रहता है कि x को मैं डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ अंदर। तो फिलहाल मेरे पास दो सेट हैं, एक ये और एक ये, और उनके बीच में है यूनियन, तो यूनियन की जगह मैं लगाता हूँ और। फर्दर मेरे पास दो सेट हैं तो फिर उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ उसके साथ, x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू c। अब क्या है कि राइट साइड को देखकर मैं ऑपरेशन अपनी आगे बढ़ाता हूँ। तो x बिलोंग्स टू a और दिस, यानी कि इस लाइन का मीनिंग है x या तो इसका एलिमेंट है या फिर इन दोनों का है या फिर a का भी है और इन दोनों का भी है। तो इस लाइन को मैं कुछ इस तरीके से अब मैनेज कर देता हूँ, x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b एंड x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू c। यानी कि दोनों स्टेटमेंट एक ही बात बोलती हैं आपको। ये स्टेटमेंट बोलती है या तो ऐसा है या दोनों है। ये भी स्टेटमेंट क्या बोलती है, इन दोनों में से कोई एक है या दोनों है, इन दोनों में से कोई एक है या दोनों है, और ये दोनों ज़रूर हैं। तो एक ही बात हुई। और ये मैंने राइट साइड को देख कर लिखी है, वरना इसके जो रिजल्ट होते हैं बहुत सारे रिजल्ट निकल सकते हैं इस लाइन के। इस लाइन को कई तरीके से लिख सकते हो आप, लेकिन लिखना उसी तरीके से जो आपने प्रूव करना है। अब इसको क्लोज कर दिया मैंने, x बिलोंग्स टू a यूनियन b, a यूनियन c। फिर आगे क्लोज कर देता हूँ, एंड है तो इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो मैंने ये जो है इसके सभी एलिमेंट इसके प्रूव कर दिए मैंने, इसके मैं सभी एलिमेंट लेकर चला था और प्रूव कर दिए मैंने इसके।
यानी कि इसके सभी एलिमेंट इसके प्रूव कर दिए। सिमिलरली मैं उसके एलिमेंट इसमें प्रूव कर सकता हूँ, तो ये उसका क्या हो जाएगा, सबसेट। यहाँ पर सिमिलरली लिख सकते हो आप, कितने मार्क्स का क्वेश्चन क्यों ना हो बेशक से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए। तो लास्ट में आपने लाइन लिखनी है बोथ आर इक्वल सेट, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का फर्स्ट पोर्शन हुआ जिसमें यूनियन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इंटरसेक्शन पर। नेक्स्ट करते हैं बेटा, इसी में इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है यूनियन पर। तो यहाँ पर है इंटरसेक्शन और यहाँ पर है यूनियन, यहाँ पर है इंटरसेक्शन, यहाँ पर है इंटरसेक्शन और यहाँ पर है यूनियन, ये प्रूव करना हमने। तो x को मैं इसका एलिमेंट लेकर चलता हूँ, x इसका एलिमेंट ले लिया मैंने। अब अगर x इसका एलिमेंट है तो x को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, x को ऐसे लिख सकता हूँ मैं, x अगर मैंने इसका एलिमेंट ले लिया तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब इसको मैं ब्रेक कर देता हूँ, देखो x बिलोंग्स टू a और इंटरसेक्शन की जगह क्या आ जाएगा, एंड, और यहाँ पर था b यूनियन c। अब उसके बाद और आगे बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर तो एंड था ही, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूँ और लग जाएगा यहाँ पर और। अब ये जो लाइन है ये कई तरीके से रिप्रेजेंट की जा सकती है, लेकिन मैं करूँगा राइट साइड को देखकर। तो यानी कि जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ठीक वैसा ही काम करना होता है इसमें। एक बार तो इसको इसके साथ लिखना है, फिर बीच में और लगाना है, एक बार फिर इसको इसके साथ लिखना है। तो इसको मैं इसके साथ लिख देता हूँ, देखो मैंने इसको इसके साथ लिख दिया, इसको इसके साथ, आगे है और, तो यहाँ पर आ जाएगा और। फिर मैंने इसको इसके साथ लिख देना है, तो x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू c। अब मैंने इसको क्लोज कर देना, क्लोज करूँगा तो यहाँ पर आ जाएगा a इंटरसेक्शन b, बीच में लिखा हुआ है और इसको मैं अगर बंद करता हूँ तो एंड की जगह क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। अब वापस इसको मैं बंद करता हूँ अगर, तो यहाँ पर आ जाएगा यूनियन, और ये इंटरसेक्शन में थे ही यहाँ पर। तो यानी कि मैंने प्रूव कर दिया बेटा, x को इसका एलिमेंट लेकर चला, इसका प्रूव कर दिया। तो ये जो है ना मैंने इसका सबसेट प्रूव कर दिया, यानी कि ये जो मैंने x को इसका एलिमेंट लेकर चला था मैं, देखो, और इसका मैंने प्रूव कर दिया। तो ये पहले वाला मैंने दूसरे वाले का सबसेट प्रूव कर दिया। और सिमिलरली आप लिख सकते हो कि दिस इज सबसेट ऑफ दिस। सिमिलरली ये पोर्शन जो है ना ये इसका सबसेट दिखा सकते हो, और दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए बेटा, तो दोनों आपस में हो जाएंगे इक्वल। तो ठीक है बच्चों, आज इतना ही काम करेंगे। ये प्रॉपर्टी आपने अच्छे से रिवाइज करनी है। ये आगे जो 1.4 करेंगे हम उसमें फिर से ये क्वेश्चन में आएंगी सारी की सारी, वेरीफाई भी करेंगे इनको और प्रूव भी करेंगे दोबारा से एक्सरसाइज में, ठीक है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपने अच्छे से इनको सीख लेना है, रटने की ज़रूरत है नहीं बेटा। सिंपल क्या करना है कि नहीं, दो सेट को इक्वल दिखाना है, तो इसको इसका सबसेट दिखा दो, इसको इसका सबसेट, बस अपना आप इक्वल हो जाएंगे। और सबसेट दिखाने का तरीका ये है, इसके एलिमेंट लेट करके चल पड़ो x और इसके प्रूव कर दो आप, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। दूसरा केस सिमिलरली लिख देना अगर इक्वल दिखाना हो आपने। कई बार कई थ्योरम ऐसे भी हैं जिसमें केवल ये दिखाना आपने, तो उसमें ये इसका सबसेट दिखा कर फिर ये इसका सबसेट मत लिख देना, ठीक है ना। ये जब लिखना जब इक्वल दिखाना हो, तो एक केस आप कर दीजिए, ये इसका सबसेट दिखा दीजिए, दूसरा सिमिलरली लिख दीजिए, और दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए तो दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है बेटा, अच्छे से रिवाइज करो, कोई प्रॉब्लम आए तो कर लेते हैं क्लास में।